हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉकिंग गुरु। बच्चों, अब तक हमने देखा कि हम एल्किल हैलाइड कैसे कैसे बना रहे थे डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड से। जहाँ पे हमने एल्केन देखा, एल्कीन देखा, एल्काइन देखा, एल्कोहल, एल्किल हैलाइड, बहुत सारे कंपाउंड्स को हमने देखा। आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग एल्किल हैलाइड से अदर अदर कंपाउंड्स कैसे बना सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, फर्स्ट हम यहाँ बोल रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अदर कंपाउंड्स compounds from alkyl halide from alkyl halide। हम लोग एल्किल हैलाइड से कैसे कैसे अदर कंपाउंड्स को फॉर्म कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट एल्केन। हम लोग एल्किल हैलाइड से कैसे एल्केन बनाएंगे। तो देखो, अगर मेरा एक एल्किल हैलाइड है, यहाँ पे हम कुछ मेथड्स की बात करेंगे। फर्स्ट मेथड हम लोग बात करते हैं बच्चों बाय रिडक्शन। बाय रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। जैसे ही हम एल्किल हैलाइड का रिडक्शन करेंगे, हमें क्या मिलेगा? एल्केन मिलेगा। मैंने बोला आर एक्स, और यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट, तो मेरे को मिल जाएगा आर एच। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, है ना? तो देखो, रिड्यूसिंग एजेंट्स मे बी सबसे पहले हमेशा याद रखना, कभी भी किसी भी मेटल के साथ अगर एसिड होगा तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आप सबको पता है मेटल क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जो दूसरे को रिड्यूस करते हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। साथ में एसिड भी क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो ये क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट। और क्या हो सकता है? देखो, अगेन मेटल के साथ बच्चों हम लोग क्या ले रहे हैं? हम लोग ले रहे हैं एसिड अगेन। और क्या हो सकता है? कॉपर जिंक मेटल के साथ हम लोग इथेनॉल को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इथेनॉल भी थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। नाउ और क्या हो सकता है? हम लोग बोल रहे हैं NaBH4। आप सबको पता है कि NaBH4 क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। नाउ नेक्स्ट LiAlH4। भाई ये 5 रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसमें LiAlH4 सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, इन सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट का क्या काम होता है? ये सब के सब एल्किल हैलाइड को एल्केन में कन्वर्ट करते हैं। चाहे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री हो, हर एल्किल हैलाइड को किसमें कन्वर्ट करेंगे? एल्केन में। लेकिन LiAlH4 के साथ क्या होता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। प्यार से हम इसको LaHB लिखते हैं। तो क्या होता है, कई बार एग्जामिनर आपको LiAlH4 की जगह LaH लिख के भी दे सकता है, तो आप वहां पे आपको समझना है कि वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में ही बात कर रहे हैं। ये क्या करता है? ये भी एल्किल हैलाइड जो है 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्किल हैलाइड को कन्वर्ट कर देता है एल्केन में। लेकिन अगर आपका एल्किल हैलाइड 3 डिग्री है, अगर आपका 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, तो बच्चों 3 डिग्री एल्किल हैलाइड को ये कन्वर्ट कर देता है एल्कीन में। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा था? रिडक्शन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? एलिमिनेशन होता है। तो आपको याद रखना है, कौन करेगा? LiAlH4 करेगा बच्चों। तो LiAlH4 क्या है? 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड को एल्केन में कन्वर्ट करता है, लेकिन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड को एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है, यानी एलिमिनेशन रिएक्शन करा देता है वहां पे। एक चीज और सुनो, सर क्यों करा रहे हैं? क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ना। LiAlH4 सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स में से एक माना जाता है। जबकि NaBH4, CuZnETOH, Zn प्लस COOH, Zn प्लस Sc, ये एक नॉर्मल वीक या माइल्ड, आप बोल सकते हो कि माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट इनको हम लोग बोलते हैं। तो एक तरीका तो हमारा ये हो गया बाय रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। अब बच्चों सेकंड बात करते हैं, सेकंड मेथड। जो सेकंड मेथड है हमारा, वो है वुड्स रिएक्शन।
सबको पता है वुड्स रिएक्शन के बारे में, बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, हमसे नॉर्मली पूछ ली जाती है। वुड्स रिएक्शन का कंप्लीट मैकेनिज्म मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, तो आप वहां से उसके मैकेनिज्म को कंप्लीट समझ सकते हो कि वहां पर दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं, आयोनिक मैकेनिज्म एंड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो चलो बात करते हैं वुड्स रिएक्शन के बारे में। देखो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, जब एल्किल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ ट्रीट होता है, यानी सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, ड्राई इथर की प्रेजेंस में, तो यहां से क्या होता है 2NaX रिमूव हो जाता है। ड्राई इथर क्यों यूज करते हैं, ड्राई इथर को हम लोग यूज करते हैं टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए। क्यों, क्योंकि सोडियम क्या है, मॉइस्चर से बहुत जल्दी रिएक्ट करता है और आग लग जाती है, जलने लग जाता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने ड्राई इथर यूज नहीं किया तो रिएक्शन होने की जगह ऐसा भी हो सकता है कि जो सोडियम मेटल है हमारा वो आग लगा दे, है ना, लैब ही जल गई। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ड्राई इथर को यूज करते हैं। नाउ यहाँ पे क्या बन जाएगा, RR प्लस 2NaX, यानी आपका फिर से क्या बन गया बच्चों, एल्केन बन गया है। सबसे पहली बात याद रखना है, मिनिमम 2 कार्बन एल्केन इज फॉर्म्ड इन वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में मिनिमम 2 कार्बन एल्केन के बच्चों क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। नाउ कुछ और भी बातें वुड्स रिएक्शन के बारे में। सबसे पहली बात, जो वुड्स रिएक्शन होती है सूटेबल होती है, सूटेबल होती है फॉर प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल एल्केन। तो वुड्स रिएक्शन जो है वो सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए सूटेबल है, अनसिमेट्रिकल एल्केन हम इससे नहीं बनाते। सिमेट्रिकल एल्केन कौन से होंगे, देखो मैंने बोला CH3CH2 एंड मैंने बोला CH3CH2CH3। देखो जब इस बॉन्ड को आप बीच में से ब्रेक करोगे तो दोनों अलग अलग डिवाइड हो चुके हैं, तो ये सिमेट्रिकल एल्केन है। लेकिन यहाँ बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते, आपको कार्बन ब्रेक करना पड़ेगा, तो ये क्या है, ये अनसिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल एल्केन है, जबकि ये क्या है, सिमेट्रिकल एल्केन है। और कैसे याद रख सकते हैं सर, इवन नंबर में अगर कार्बन है, एक स्ट्रेट चेन में बोल रहा हूं मैं, ब्रांचिंग की बात नहीं कर रहा हूं, याद रखना। और अगर ऑड नंबर है तो वो अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। तो इवन नंबर एंड ऑड नंबर से आप चेक कर सकते हो सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। नाउ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आजकल आपसे बहुत ज्यादा पूछने के चांसेस हैं, सोडियम मेटल जो है ना वो भी एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब अगर मैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड यूज करता या फिर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड यूज करता, तो सोडियम मेटल की प्रेजेंस में यहाँ पे हमारा एल्केन बनता, ड्राई ईथर भी हम यूज करते हैं ना, लेकिन अगर मैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की बात करता, तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में यहाँ पर सोडियम मेटल को यूज करने पर भी यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती, और फिर से 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जो है यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन भी होता। देखो मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, एल्केन तो बनता ही बनता है, लेकिन साथ में एल्कीन का भी बच्चों फॉर्मेशन हो जाता है। और यहाँ पे एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट होता है और एल्केन एज अ माइनर प्रोडक्ट। तो आप एल्किल हैलाइड से सीधे एल्केन बना सकते हो, लेकिन आपको ये भी याद रखना है अगर LiAlH4 हुआ तो आप 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से एल्केन नहीं बना सकते हो। अगर वुड्स रिएक्शन है तो भी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जो है वो इजीली एल्केन नहीं बनाएगा, बनाएगा एज अ माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये बातें अपने को याद रखनी है। अब बात करते हैं इसी के अंदर सी, और कौन सी रिएक्शन है जिससे आप लोग सीधे एल्केन बना सकते हो एल्किल हैलाइड से। सी रिएक्शन है फ्रैंकलैंड रिएक्शन।
बच्चों यहाँ पे क्या होता है, ये सेम एज वुड्स रिएक्शन होती है, सिर्फ यहाँ पर सोडियम मेटल की जगह पर यूज कर देते हैं हम लोग जिंक मेटल को, और जिंक मेटल को ऐड करके हमारा प्रोडक्ट बना देते हैं अगेन एल्केन। तो यहाँ पे भी हमारा क्या बनता है, एल्केन का फॉर्मेशन होता है। एंड द डी, डी जो हमारा मेथड है उसको हम बोलते हैं कोरे हाउस, कोरे हाउस सिंथेसिस, सिंथेसिस रिएक्शन। कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं एल्किल हैलाइड को एल्केन में। देखो आपको एक एल्किल हैलाइड दिया होगा और यहाँ पर आपको लिथियम मेटल दिया होगा और साथ में कॉपर हैलाइड दिया होगा। जो कॉपर हैलाइड नॉर्मली आपको कॉपर क्लोराइड है ना, क्यूप्रस क्लोराइड बोलते हैं इसको क्योंकि कॉपर +1 में, तो क्यूप्रस क्लोराइड दिया होता है। अब यहाँ पर आपका आर एक्स एंड अगेन डिफरेंट एल्किल हैलाइड R-X ले सकते हैं। सपोज दैट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CH3X, यहाँ पर भी CH3X और यहाँ पर CH3CH2X। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको बस इन दोनों CH3 को कंबाइन करना है, CH3 एल्केन, और इस CH3 और इन दोनों CH3 को बच्चे कंबाइन करना है और बनाना है CH3 जरा ध्यान से देखो, ये वाला जो एल्केन बना है ये सिमेट्रिकल है, ये एल्केन क्या है, सिमेट्रिकल है, जबकि ये एल्केन क्या है, अनसिमेट्रिकल है भाई। इसका मतलब हम लोग कोरे हाउस सिंथेसिस से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल एल्केन बना सकते हैं। दैट मींस मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि कोरे हाउस सिंथेसिस is suitable for preparation of both symmetrical and unsymmetrical alkane। दैट मीन्स कोरे हाउस सिंथेसिस क्या है, वो सूटेबल है फॉर प्रिपरेशन ऑफ बोथ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल एल्केन। याद रखना कोरे हाउस सिंथेसिस से हम सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल एल्केन दोनों बनाते हैं। अब कई बार क्या होता है, हमें लिथियम और कॉपर क्यूप्रस क्लोराइड की जगह पे एक रिएजेंट मिल जाता है जो होता है R2CuLi, है ना, डाई एल्किल लिथियम क्यूप्रस या डायल्किल क्यूप्रस लिथियम। इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं गिलमान्स रिएजेंट। तो बच्चों ये क्या है हमारा, ये हमारा गिलमान रिएजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है भाई, बहुत कॉमनली आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इसलिए क्या करना है, अपने को एक्टिव रखना है, सारी चीजों को पढ़ना है, पूरा लेक्चर कंप्लीट सुनना है, जितना कराना हो उतना करते जाओ, गारंटीड आपकी रिएक्शन कन्वर्जन्स आप कर लोगे। सेकेंड हम लोग बात करते हैं बच्चों एल्किल हैलाइड टू एल्कीन। हम एल्किल हैलाइड से एल्कीन कैसे बनाएंगे, तो फर्स्ट है इसके अंदर बाय डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन को यूज करके आप एल्किल हैलाइड से एल्कीन बना सकते हो। कैसे, देखो मैंने बोला CH3CHH एंड CH2X, दिस इज एल्किल हैलाइड। जैसे मैं डिहाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट को यूज करूंगा, जैसे मैं डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट को यूज करूंगा, देखो हमेशा याद रखना जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन अल्फा है और उसके साथ वाला कार्बन बीटा कार्बन होता है। तो हमेशा यहाँ पर क्या होगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, और अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन दो तरह की होती है, E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन।
इनके ऊपर ही मैंने क्या है लेक्चर डाला हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आप उसको चेक कर सकते हो। तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, यहाँ पे इवन रिएक्शन भी हो सकती है, E2 भी हो सकती है। देखो क्या होगा, माइनस हो जाएगा HX और क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX, यानी आपका क्या बन गया, एल्कीन बन गया बच्चों, एल्किल हैलाइड से। ये होता है आपका डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। अब डिहाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट्स कौन से होंगे, तो देखो हम बात कर रहे हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट्स में भी, बहुत कॉमनली आपने देखा होगा, लाइक एल्कोहलिक एल्कोहलिक KOH, और कई बार एग्जामिनर आपको क्या करेगा KOH प्लस ROH लिख के दे देगा, तो आपको तभी पता पहचान लेना है कि अल्कोहलिक KOH बोला है भाई। और यहाँ पे क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और HX माइनस हो जाएगा और एल्कीन बन जाएगा। और क्या हो सकता है, और हो सकता है अल्कोहलिक NaOH, जिसको भी एग्जामिनर क्या बोलेगा NaOH प्लस ROH दे सकता है। नाउ सी, और क्या हो सकता है सोडामाइड NaNH2, ठीक है, जैसे सोडियम तो सोडा, NH2 इज अमाइड, तो दिस इज सोडामाइड, तो हम लोग बोल सकते हैं सोडामाइड। सोडामाइड एक चीज और बता देता हूँ, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि सर अभी जो हमने कोरेहाउस रिएक्शन पढ़ी, क्या सर उसमें 3 डिग्री अल्किल हैलाइड जो है वो एल्केन बनाएगा या एलिमिनेशन करके एल्कीन बनाएगा। तो याद रखना कोरेहाउस सिंथेसिस में भी जो हमारे मेटल्स है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और कोरेहाउस रिएक्शन में भी क्या होगा, 3 डिग्री अल्किल हैलाइड में एलिमिनेशन होगा और एल्कीन बनेगा। ये चीजें हमसे पूछी जाती हैं, ये हमें पता होनी चाहिए। नाउ ये 3 रिएजेंट हमने पढ़ लिए, और क्या हो सकता है, और देखो और क्या रिएजेंट दे सकता है एग्जामिनर जो है, CH3 CH CH3OH प्लस CH3ONA, ये रिएजेंट दे दिया, तब भी क्या होगा बच्चों, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होगा। अब इसी के अंदर बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं बी पार्ट बाय डी हेलोजिनेशन, बाय डी हेलोजिनेशन, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन के अंदर ही ये आ रहा है डी हेलोजिनेशन। यहाँ पे क्या होता है, एक हेलोजन ग्रुप की जगह 2 हेलोजन प्रेजेंट होते हैं। तो देखो कैसे हम लोग बात करेंगे, CH3 CHX एंड CH2X। अगर मैंने जिंक मेटल को यूज किया है तो यहाँ से हमेशा X2 माइनस हो जाएगा और ये बना देगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 यानी एल्कीन बना देगा, प्लस ZnX2 बना देगा। याद रखना एक चीज और, ये है बच्चों विसिनल विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड क्या होती है, जब 2 हेलोजन ग्रुप एक दूसरे के एडजेसेंट कार्बन पर जुड़े होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, विसिनल डाइहैलाइड, एक हेलोजन यहाँ एक हेलोजन यहाँ पर। लेकिन अगर कभी मुझे जेमिनल डाइहैलाइड मिल जाए तो क्या होगा, देखो हम बना रहे हैं जेमिनल डाइहैलाइड CH X एंड X, हम लोग X में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन यूज करते हैं, फ्लोरीन हम लोग जनरली यूज नहीं करते हैं। तो अब भी क्या होगा, जब हमें जिंक मेटल मिलेगा तो यहाँ पर एक मोल में ही, यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल के अंदर ही डीहेलोजिनेशन हो गई थी, यानी इंट्रामोलिकुलर डीहेलोजिनेशन हुई थी। ध्यान से सुनो, मॉलिक्यूल के अंदर ही डीहेलोजिनेशन हो गई थी, यानी इंट्रामोलिकुलर डीहेलोजिनेशन हो गई थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर डीहेलोजिनेशन होगी, यानी यही 2 मॉलिक्यूल आपस में डीहेलोजिनेट होंगे। किस तरह से मैं बताता हूँ, +2 जिंक मेटल प्लस XX CH CH3, और अब क्या होगा, यहां से 2 मोल ZnX2 निकल जाएंगे और ये बना देगा CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3। तो इस तरह से आपकी फिर से एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया है, प्लस 2 मोल ZnX2 हम लोग लिख सकते हैं, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेमिनल
जेमिनल डाई हैलाइड बोलते हैं बच्चों, है ना। बेसिक्स क्लियर रखो अपने। सेम कार्बन पे अगर दो हेलोजन ग्रुप है तो उसको बोलेंगे जेमिनल, और दो एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन ग्रुप है तो उसको क्या बोलेंगे, विसिनल डाइहैलाइड बोलेंगे। एक केस और आता है जहां हम बोलते हैं सर टर्मिनल डाइहैलाइड। टर्मिनल डाइहैलाइड का मतलब क्या होता है कि दो टर्मिनल्स पर हेलोजन ग्रुप लगे हो, इसको बोलते हैं टर्मिनल, टर्मिनल डाइहैलाइड। ठीक है, इसको बोलते हैं टर्मिनल डाइहैलाइड। अब टर्मिनल डाइहैलाइड में जब आप जिंक मेटल को यूज करोगे तो यहाँ पे एल्कीन नहीं बनती, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। कितने कार्बन है, 1 2 3, तीनों कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जब एक्स एक्स यहाँ से रिमूव होगा तो ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ जाएगा और आपका कंपाउंड बन जाएगा एक साइक्लिक कंपाउंड। तो ये है हमारा डी हेलोजिनेशन के बारे में कि कभी भी अगर हमें एल्कीन बनाना है तो हम डी हेलोजिनेशन भी कर सकते हैं, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन भी कर सकते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड देखते हैं। अगर कभी भी आपको एल्किल हैलाइड दिया हुआ है और वहां पर कभी भी अगर स्ट्रॉन्ग बेस दिया है, स्ट्रॉन्ग बेस दिया है, तो बच्चों एल्किल हैलाइड और स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। और क्या एलिमिनेशन होकर के क्या बनेगी, आपकी बन जाएगी एल्कीन। अब स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होते हैं पहले ये जानो। स्ट्रॉन्ग बेस में भी फर्स्ट आपको OH नेगेटिव भी मिल सकता है ना। मैं तो सिंपल ऐसे लिख देता हूँ, ये OH नेगेटिव है एल्कोहलिक KOH से, जो भी पढ़ाया था एल्कोहलिक KOH वहां से आया है। और क्या हो सकता है, RO नेगेटिव, याद है अभी पढ़ाया था ROH प्लस RONA, तो ये RO नेगेटिव है ना, यहाँ ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और क्या हो सकता है, NH2 नेगेटिव, देखो याद करो सोडामाइड NaNH2, तो Na पॉजिटिव निकल गया तो क्या आ गया, NH2 नेगेटिव, तो ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और क्या हो सकता है, CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, ये भी क्या है बच्चों, हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और अगर कभी मुझे अमोनिया के साथ हीट लिख के दे दिया एरो पे, तो वो भी स्ट्रॉन्ग बेस है। और इन सबकी प्रेजेंस में क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, याद रखना। अब जब भी हम एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ते हैं तो वहां पे हम दो तरह के प्रोडक्ट पढ़ते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट एंड सेडजेफ प्रोडक्ट। सेडजेफ प्रोडक्ट क्या बोलता है, मैं बताता हूं यहाँ पे। सेडजेफ प्रोडक्ट बोलता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड alkene is the major product। अब सर मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन सी होगी, मैं बता देता हूं एक बार, ध्यान से देखो। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होगी वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्कीन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्कीन। कैसे देखते हैं एक एग्जांपल, मैंने बोला CH3, मैंने बोला CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। एक एग्जांपल मैंने बोला CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2, ये दो एग्जांपल है। अब देखो अल्फा कार्बन कौन सा होगा, सबसे पहले आप ढूंढो अल्फा कार्बन, उसके बाद ही अल्फा हाइड्रोजन ढूंढना है। क्यों, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ही हमेशा अल्फा कार्बन के पास होगा। अगर अल्फा कार्बन नहीं है तो बेटा अल्फा हाइड्रोजन भी कभी भी नहीं होगा। तो देखो जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है उनसे जो कार्बन जुड़े होते हैं वो अल्फा कार्बन होते हैं, वो अल्फा कार्बन होते हैं। यहाँ पे इसको ऐसे बना देते हैं H, यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन से कार्बन अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन के पास ही क्या होता है, हमेशा अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो आप काउंट करो अल्फा हाइड्रोजन, 3 और 3 6, अल्फा हाइड्रोजन कितने 6 है। यहाँ काउंट करो अल्फा हाइड्रोजन 3, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने बच्चों 3 है। अब देखो एक चीज और, हम लोग नॉर्मली क्या है, ये कार्बन से, ये डबल बॉन्डेड कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हम उनको अल्फा हाइड्रोजन समझ लेते हैं।
लेकिन वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन कौन होंगे? जो अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हो। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन होगा? ये वाली एल्कीन है। दिस इज मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है। इसलिए हमने क्या बोला? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। किसने बोला? सेडजेफ ने बोला। अब अगर मैं बात करूं हॉफमैन प्रोडक्ट के बारे में, तो हॉफमैन प्रोडक्ट क्या बोलता है? हॉफमैन प्रोडक्ट बोलता है कि जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, हॉफमैन हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट क्या बोलेगा बच्चों? बोलता है जो सबसे लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी, वही क्या होगी? मेजर प्रोडक्ट होगी। लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। आपको याद रखना है, जो एल्कीन जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होती है वो नॉर्मली उतनी ज्यादा स्टेबल होती है, वो नॉर्मली उतनी ज्यादा क्या होती है? स्टेबल होती है। जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी उसकी? ज्यादा होगी। तो सर इसका मतलब तो सेडजेफ ने सही बोला और हॉफमैन क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है ना? हम लोग ये कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन ना सेडजेफ गलत है ना हॉफमैन गलत है। कुछ ऐसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन है जहां पे लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बन जाते हैं, और कुछ ऐसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन है जहां पे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो हॉफमैन और सेडजेफ दोनों ही अपनी जगह पे ठीक है। मैं आपको करके बताता हूँ एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करते हैं, वहां से आपको चीजें ज्यादा इजीली समझ आ जाएंगी। मेरा क्वेश्चन है CH3CH, एंड CH3, ये मेरा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, मैं दो रिएजेंट यूज कर रहा हूं, एक ले रहा हूं CH3O नेगेटिव और एक ले रहा हूं CH3C, CH3O नेगेटिव। दोनों रिएजेंट लिए, दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी क्या होगा? एलिमिनेशन होगा। ये भी क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है बच्चों, और ये भी क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन अंतर क्या है? ये सिंपल स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग हिंडर्ड, हिंडर्ड घिरा हुआ हिंडर्ड बेस है। देखो बल्कि ग्रुप आ गया, स्ट्रॉन्ग हिंडर्ड बेस है। तो अब ये क्या करेगा? ये ग्रुप या तो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, क्योंकि इस कार्बन अल्फा इसके रिस्पेक्ट में या तो ये बीटा एलिमिनेशन होगा, यहां से बीटा जाएगा, यानी या तो यहां से H जाएगा या यहां से है हाइड्रोजन जाएगा। दोनों जगह से निकालते हैं। एक बार मैं इस हाइड्रोजन को निकालता हूं और मैंने बनाया CH3C, CH3 डबल बॉन्ड CH एंड CH3, एक प्रोडक्ट ये बनाया। साथ में दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहां से हाइड्रोजन हटाओ तो ये बनाएगा CH3CH, CH3 एंड CH डबल बॉन्ड CH2, ये दो प्रोडक्ट बने। सेम यही दोनों प्रोडक्ट बेटा यहाँ पे भी बनेंगे, यानी CH3C डबल बॉन्ड CH, CH3 प्लस प्लस CH3CH, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दोनों में इक्वल प्रोडक्ट बने हैं, दोनों में देखो सेम प्रोडक्ट बने हैं, ध्यान से देखो। लेकिन यहां पर ये प्रोडक्ट मेजर होगा और ये प्रोडक्ट माइनर होगा, लेकिन यहां पर ये प्रोडक्ट माइनर होगा और ये प्रोडक्ट मेजर होगा। कैसे? मैं बताता हूं। पहले अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो। इसके लिए देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों? दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा। तीन तीन छह और तीन नौ, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। जबकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? एक। दिस इज अल्फा कार्बन, एक 1 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये माइनर हुआ, किसके अकॉर्डिंग हुआ? सेडजेफ के। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन उतने ही होंगे, यहाँ पर 9 एंड यहाँ पर 1। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये प्रोडक्ट माइनर और ये प्रोडक्ट मेजर है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो जब ये छोटा सा बेस था तो आके दोनों में से किसी भी हाइड्रोजन को कंफर्टेबली निकाल सकता था। तो जब इसने इस हाइड्रोजन को निकाला तो ये स्टेबल प्रोडक्ट बन गया, इसको निकाला तो लेस स्टेबल बना। क्यों? क्योंकि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनी। लेकिन यहां पर क्या होता है?
जब स्ट्रॉन्ग बेस और हिंडर्ड हो साथ में, देखो हिंडर्ड है तो ये हिंडर्ड बेस है, तो जब यहाँ पे आएगा तो इस हाइड्रोजन को इजीली लेके जा सकता है, लेकिन जब इस हाइड्रोजन को लेने जाएगा तो देखो कितनी सारी स्टेरिक हिंड्रेंस है, ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, यहाँ के इजिली फिट ही नहीं हो पा रहा, जब यहाँ पे आके इजिली फिट नहीं हो पा रहा तो इसको लेके कैसे जाएगा, है ना, तो ये इसको लेके नहीं जा पाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट बना है ये बना है अकॉर्डिंग टू हॉफमैन, हॉफमैन के अकॉर्डिंग ये मेजर प्रोडक्ट है और ये ही रियलिटी में मेजर प्रोडक्ट होगा अगर रिएजेंट ये है तो, लेकिन अगर रिएजेंट छोटा सा स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा सेडजेफ के अकॉर्डिंग। तो बच्चों सेडजेफ और हॉफमैन दोनों में से कोई भी गलत नहीं था, दोनों की ऑब्जर्वेशंस अलग थी लेकिन कंक्लूजन सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने एल्केन और एल्कीन का कन्वर्जन पढ़ लिया कि किस तरह से एल्किल हैलाइड एल्केन या एल्कीन बनाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एल्काइन, अल्कोहल, कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं।